हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सिंप्लीफाइड। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाता है। क्या वो ऐसी टिप्स और टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कीमती समय को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेट फास्ट, राइट। अब इसके अंदर इस सेक्शन को मैंने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। पहला है कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। मैं भी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड परसेंट हो गया आपका, ठीक है। कुछ ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स नंबर है हमारे पास में, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक पाई होता है, इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना फास्ट, राइट, और डिवाइड करना। और इसके अंदर ही आगे हम पढ़ेंगे, इसके सब पार्ट्स होते हैं, क्यूब वगैरह निकालना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड परसेंट क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड परसेंट को डायरेक्टली याद करने के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने लगोगे और एग्ज़ाम में अगर आपने उसको टाइम दिया तो आपका सारा टाइम उसी में चला जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका नंबर, एक परसेंट होता है, दैट इज़ 83.33%, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है इसकी डायरेक्ट वैल्यू 5/6 होती है तो आपको लगने वाला है बहुत टाइम, और आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम नहीं दे पाएंगे अपना, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड कुछ परसेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको डायरेक्टली कॉपी में लिख लेना है और फ्रिक्वेंटली उसको रिवाइज करना है आपको। आप डेली के डेली उसको एक बार देखेंगे ना तो 10 दिन के अंदर आपको याद हो जाएंगे। और ये सारे वो नंबर्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ईजिली अब मिलेंगे इस तरीके के परसेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला होता है 40%। 40% जैसे आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए, इसका मतलब होता है 2/5, ठीक है। इसके यूज़ मैं अभी आपको करके बताऊंगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे अपन इन स्टैंडर्ड चीज़ों का, तो आपको आसानी होगी उसको समझने में। तो पहले अपन ने देखा 40%। सेकेंड है अपना 60%। ये इक्विवेलेंट होता है 3/5 के, ठीक है। ये लिखता जाइएगा आप अपने साथ कॉपी में। अगला होता है हमारा 83.33%, जो भी मैंने आपको बोला ये इक्विवेलेंट होता है 5/6 के, ठीक है। अगला नंबर जो आता है दैट इज 67.5%, ये होगा आपके 7/8 के इक्वल, ठीक है। अगला नंबर है आपका 84.21%, ये आपका होता है इक्वल 16/19। आप सोच के देखिए, अगर आपके एग्जाम में कुछ भी नंबर लिखा आ गया कि राम का जो शेयर है इन्वेस्टमेंट में वो 84.21% ज़्यादा है शाम से, ठीक है। तो अगर आपको 16/19 इसकी वैल्यू नहीं पता तो आपको कितना भी अच्छा पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस आता हो, बट आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो कोई टॉपिक आपको कितने भी अच्छे से आता हो वो यूजलेस हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे आपके लिए, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 86.66%, जो होता है आपके 13/15 के इक्वल, ठीक है। अगला नंबर है, ये एसएससी का फेवरेट नंबर है, दैट इज 62.5, जो इक्विवेलेंट है आपके 5/8 के। एक नंबर है आपका 14.2/7%, जो इक्विवेलेंट होता है आपके 1/7 के। अब इसमें आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको मान लो कि 14.2/7 दिख जाता है तो आप डायरेक्टली उसको 1/7 लिख देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता है। इस्तेमाल कैसे करता है कि इसकी जगह आपको लिख के देगा वो 42.6/7%। अब बताओ कितना होता है, तो उसने कुछ भी नहीं किया, इस 1/7 को और 14.2/7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। तो आपने भी क्या करना है, 1/7 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करते ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3/7 के। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर ये सब चीज़ें आपको अभी आती है ना एग्जाम से पहले और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी काफ़ी इस तरीके के सवालों को करने, वरना आप बैठ के वहाँ पे यही कैलकुलेट करने रह जाएंगे कि ये पर्टिकुलर परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो सारा समय उसी में चला जाएगा आपका। अगला मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 67.5%, ये इक्विवेलेंट होता है 27/40 के।
एक बहुत ही स्टैंडर्ड परसेंट है, दैट इज 37.5%, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होगा आपका 3/8 के। अगला जो नंबर है दैट इज 2/9, जो बराबर है 22 2/9 के। आप इसको ये याद रखना, आपको याद कैसे रखना है ये मैं बताता हूँ। आपको याद ऐसे नहीं रखना है कि 3/8 बराबर होता है इसके, नहीं, आपको याद रखना है कि ये बराबर होता है इसके। अब बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है? एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको परसेंट वैल्यू लिख के देगा वो, ना कि 3/8 लिख के देगा वो। तो आपको परसेंट याद है कि ये परसेंट इसके इक्विवेलेंट है, तो डायरेक्टली आपका दिमाग यहां से यहां जाएगा, ना कि यहां से यहां। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला मैं आपको नंबर बताता हूं, दैट इज 26.66 इक्वल्स टू 4/15, ठीक है। एक नंबर और है 41.66 जो आपके बराबर होता है 5/12 के, ठीक है। एक नंबर है आपका विच इज 51.25 दैट इज इक्विवेलेंट टू 41.80। अब मैं आपको जो भी अभी तक नंबर बताया हूँ ना, जो भी परसेंट बताऊँ, ये मैंने हवाबाजी नहीं की है ऐसे ही कि मैंने कुछ भी मन किया मैंने कुछ भी बता दिया। ये आप अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे ना अभी तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के या फिर डिफरेंट एग्जामिनेशन के, ठीक है, PYQ जिसको बोलते हैं अपन, उसके अंदर आपको ये सारे नंबर्स डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हो, इनफैक्ट कई बार एडवांस के पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है कि रेक्टेंगल के एरिया को मैंने इतने परसेंट से इंक्रीज कर दिया। तो वहाँ पे अगर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं पता तो आपका मुश्किल हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, होता क्या है, जो कुछ जो नॉर्मल परसेंट होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 20% क्या है, ठीक है, तो आप बोल दोगे 1/5 होता है, ठीक है। 25% क्या होता है तो आप बोल दोगे 1/4 होता है। ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक है, ये हर किसी को आती है, जो भी प्रिपेयर करता होता है ना, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होता है, उन सबको ये चीज़ें पता होगी। बट ये जो हिडन चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको एज मिलेगा एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंट वाला चीज़, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ते हैं अपन, तो सेकंड चीज़ अपन पढ़ते हैं हम कुछ पॉइंट 2 नोट कीजिए अपनी कॉपी में। पॉइंट 2 है अपना, टॉपिक नंबर 2 है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स। ये क्या है? ये हैं वो चीज़ें जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसके अंदर मान लो कि ये ABC करके ट्राइंगल है, तो उसने AB दे दिया, AB की लेंथ दे दी कुछ, मान लो कि C है, स्मॉल c, इसकी दे दी स्मॉल a है, तो स्मॉल b पूछ लेगा वो। अब ये तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दोगे कि C² प्लस A² इक्वल्स टू होगा आपका B² के। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं जो अगर आपको डायरेक्टली आते हैं ना, तो आपका टाइम काफ़ी बचने वाला है एग्जाम के अंदर। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ उनमें से जो प्रीवियस ईयर जब मैंने पेपर एनालाइज किया और जब मैं खुद भी देता था, तो मैं खुद याद रख के रखता था उनको दिमाग में। तो आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कीजिए। तो ये पहला है अपना 3 4 5, ठीक है। अब जब इनको आप इनको स्क्वायर करके इनको सम करेंगे ना, तो ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देगा, मतलब ये उसकी स्टैंडर्ड में बना हुआ है ये सारे ट्रिपलेट्स। अगला है आपका 5 12 13, फिर आता है 7 24 25, ठीक है। इसके बाद है आपका 8 15 17, फिर है 9 40 41, उसके बाद में है आपका 11 60 61, ठीक है। फिर आ जाएगा 12 35 37, ठीक है। अब मैं आपको एक बता भी देता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन कि अपन सही है कि नहीं है। तो केवल अपन यूनिट डिजिट देखेंगे, उसमें करना क्या है, 2 का स्क्वायर किया है मैंने, दैट इज़ 4 होता है, मतलब लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो मैंने 2 का करके देखा, यूनिट डिजिट देख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। 35 में 5 है यूनिट डिजिट, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो एंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैंने 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आएगा, इन दोनों का सम का यूनिट डिजिट। अब मैंने 37 का स्क्वायर, बहुत कुछ होता होगा उसको भी याद नहीं रखना, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, उसका यूनिट डिजिट क्या है 9, मतलब ये सही है। जो भी मैंने अभी आपको बताया ये मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया कि ये सब हम सही पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं 13 84 85, अगला आपका नंबर है। अगला है 15 112 113, उसके बाद आता है आपका 16 63 65, उसके बाद में है 20 21 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये इतना पेपर में पूछा जाता है जिसकी हद नहीं है। और 20 से एक और बनता है, दैट इज 20 99 एंड 101, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ 28 45 53, और लास्ट है आपका 33 56 65।
अब बात यह है कि इनके अलावा भी ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड ही है केवल यही होते हैं, इसके अलावा ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं बहुत सारे। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे और आप जब मॉक दोगे ना अलग अलग कंपनीज के जा करके, तो मोर और लेस आपको यही सब मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें पता है और इस ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 95% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को सही टिक कर दोगे उसके आंसर को, ठीक है। तो अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली अभी तक। अपन ने स्टैंडर्ड परसेंट पढ़ लिए जो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, उसके बाद मैंने आपको ट्रिपलेट्स बता दिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिसका हिंट मैंने आपको पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है, हाउ टू डील क्वांट सेक्शन इन एग्जाम, उसके अंदर बताया था। तो मैं उसको अब आगे बढ़ाता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हमारे को पढ़नी होती है। स्टैंडर्ड जो नंबर्स हैं ना आपके, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नंबर्स वो हैं जो दिखने में तो प्राइम लगते हैं लेकिन प्राइम नहीं होते हैं। जैसे उस दिन मैं आपको बताया था 1921 1921 जो मल्टीपल है 17 इंटू 113 113 का। एक और नंबर बताया था मैंने 4059, ये मल्टीपल होता है 41 इंटू 99। अब सोचो एग्जाम में अगर ये आपको नंबर नहीं पता तो आप इसके फैक्टर्स निकालोगे कैसे। तो ये सारे स्टैंडर्ड नंबर हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैंने इनको नोट डाउन आपके लिए किया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इनको डायरेक्टली याद रखना है। ऐसा नहीं है वहाँ पे जाके आप इसके फैक्टराइजेशन करने लग जाओ, आपका टाइम इसी में जाने वाला है। फिर अगला मैं आपको नंबर बताता हूँ, दैट इज 667, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 23 इंटू 29, ठीक है। अगला नंबर है 899। अब देखो 899 किसके नियर अबाउट नंबर, ये 900 के है ना, ठीक है। 900 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यह है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 30 900 को। तो मैं जो 899 899 के जो फैक्टर्स होंगे ना वो भी 30 के आसपास होंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होता है 29 इंटू 31। एक 30 से ज़्यादा होता है, एक 30 से कम होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। एक नंबर है 999, इसका जो फैक्टर्स है दैट इज 37 मल्टीप्लाई बाय 27। अगला नंबर आता है जो अगेन बहुत फेवरेट नंबर है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज का, दैट इज 221 221 होता है, जिसके फैक्टर्स होते हैं 13 इंटू 17, ठीक है। अगला नंबर है 551 551, इसका फैक्टर्स है 19 इंटू 29। अगला नंबर और लास्ट नंबर है इस पर्टिकुलर चीज़ का, दैट इज 1073, इसके फैक्टर्स होते हैं 29 इंटू 37। तो अगर आपको ये चीज़ इतना चीज़ पता है ना तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा एग्जाम में, आपको पता नहीं लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि आपको डेली इनको लिखना है और रिवाइज करना है। अगर आप ये सोचेंगे ना एक बार पढ़ लिया और याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रोजाना आपको जब आप क्वांट पढ़ने बैठोगे ना मैथ्स, उससे पहले आप इन सबको एक बार रिवाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कितनी सहूलियत हो रही है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया, जो पढ़ाया, वो आपको समझ में आया होगा। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डाउट हो रहा है ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या हम फ्यूचर में पढ़ाएंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरी को बिल्कुल आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो उसको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भी पढ़ा सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसकी कुछ अलग जगह है एग्ज़ाम में। तो अपन पढ़ते हैं चौथा पॉइंट या चौथा टॉपिक। ये मैं बता रहा था आपको पाई कैलकुलेशन। पाई तो आपको पता है, पाई इक्वल्स टू मैंने बताया आपको कि मानो कि ये 22/7 होता है, या फिर मैं इसको 3.14 भी लिख देता हूँ, ठीक है। इतना सबको पता है, लेकिन काम की चीज़ जो है इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, ये जो नंबर है 22/7 और 3.14, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ ताकि मेरे एग्जाम में टाइम बचे क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, मेरा आंसर भी मुझे मिल जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं, चीज़ों से मतलब है जिनके अंदर मेंसुरेशन के अंदर या फिर ज्योमेट्री के अंदर जितने भी फिगर्स ऐसे हैं जहां पे पाई इस्तेमाल हो रहा है। अब कहाँ कहाँ पाई इस्तेमाल होता है, तो पाई आपका सर्कल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपका स्फेयर में इस्तेमाल होता है, हेमीस्फेयर में इस्तेमाल होता है, आपका कोन में इस्तेमाल होता है, आपका सिलेंडर में इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो जहाँ जहाँ पे भी पाई इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पाई से रिलेटेड एक चीज़, उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल करके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, पाई इक्वल्स टू क्या होता है 22/7, ठीक है। 22 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और अपॉन में 7 तो है ही, इसमें को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 22 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुना 11 लिख दिया। अब आपको ये करना है, अगर उसने आपसे एग्जाम में जिस भी फिगर के अंदर पाई होता है
उसका एरिया पूछ लिया आपसे, ठीक है, आपसे सरफेस एरिया पूछ लिया, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया उसका। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आंसर चेक करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आपको आंसर चेक करना है और ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, क्योंकि उस ऑप्शन के अंदर जो भी 11 का मल्टीपल होगा वो पाई का मल्टीपल होना ही होना है। क्यों? क्योंकि पाई में आता है 11 और ऑप्शन में अगर 11 का मल्टीपल है मतलब वहां पे पाई है, इसका मतलब यह है कि वो आंसर हो सकता है। अगर वो सिंगल ऑप्शन है तो ही आपको ये चीज करनी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि 3 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं मैं, ए, बी, सी और डी। पहला मैंने आपको मान के चलिए एक ऑप्शन दिया 154, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया 177, ठीक है, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया 186 और एक मैंने आपको ऑप्शन दिया 196। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन चारों ऑप्शन में से सर्कल का कौन सा एरिया है जिसके लिए जो रेडियस है ना एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सोचना है आपको इस क्वेश्चन को लेकर के। अब देखो, पहला मैंने क्या किया, चारों के चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सर्कल के एरिया हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, लेकिन मैंने अगली चीज क्या बोली आपको, आर शुड बी इंटीजर। अब इंटीजर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 22/7 गुना आर 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू एरिया, ये होता है आपका। इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है पहला वो होना चाहिए मल्टीपल किसका, 11 का। तो आपने ऑप्शन चेक किया, मैं करता हूं ऑप्शन चेक। पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूं 154 के 11 का मल्टीपल है, तो मैंने देखा 154 डिवाइडेड बाय 11 तो ये कट गया 14 बार। हाँ, ये ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, तो मैं इसको रखता हूं कि हाँ ये एक चीज़ हो सकती है। क्या बी ऑप्शन है 177 डिवाइडेड बाय 11 करता हूं मैं तो 1 बार जाता है 67 बचता है, तो 6 पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 186 नहीं होगा, 196 नहीं होगा। तो मैंने बोला कि चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब यह है कि ये एरिया होगा आपका सर्कल का। प्लस अब मैं एक और चीज बताता हूं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जब मैं ये करता हूं ना 22/7 गुना आर, तो अगर मुझे आंसर चाहिए इंटीजर में तो मुझे 7 को काटना बड़ा जरूरी है। अगर ये 7 नहीं कटेगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं स्क्रीन आपके लिए। मैंने बोला आपसे कि एरिया होता है आपका 22/7 गुना आर। अगर मुझे इंटीजर इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे 7 को हटाना पड़ेगा। इस 7 को हटाने के लिए जो आर है ये मल्टीपल होना चाहिए किसका, 7 का, तभी तो आर कटेगा ना। जैसे अब मैं बात करता हूं इसकी 154 इक्वल्स टू मैं रख देता हूं 22/7 इंटू आर। मैंने इसको काटा 11 से 2 बार कटा, ये 11 से कितनी बार कटा था, 14 बार, और इसको मैंने काट दिया 2 से 7 बार। तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 49, तो आर कितना आ गया आपका 7, इंटीजर वैल्यू आ गई। इसका मतलब यह है कि ये जो आर है ना, ये दोनों में से जो भी आर है, और दोनों सेम आर होगा क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है, वो इस 7 को काटने चाहिए, तब ही आपकी वैल्यू इंटीजर आएगी, वरना इंटीजर आ ही नहीं सकती है। तो आई होप मैंने अभी जितना भी आपको पढ़ाया इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये पता होती नहीं है एस्पिरेंट को, मैंने देखा ही है। और अब ये चीज़ आपको क्या करना है, ये जो मैंने पाई वाला स्पेशल जो केस बताया ना, आपको सीधा आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। जैसे ही 11 का मल्टीपल मिलेगा ना आपको, और एक ही ऑप्शन होना चाहिए, अगर 2 ऑप्शन हो गए ना फिर तो अपने को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो आप उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, सोचना भी नहीं है, आपको पेन भी नहीं उठाना है, सीधा टिक करोगे, सीधा आगे बढ़ोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने 4 चीज़ें पढ़ ली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, ये अभी पार्ट 1 है कैलकुलेशन का, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, उसको लेके आपको वरी नहीं करना है, और जो रिमेनिंग चीज़ें बची है ना उसको मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में बताऊंगा, उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है ना, प्लीज़ मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, इन चारों को आपकी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, वरना अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना तो ये दिमाग में आपके छपेगा नहीं और एग्जाम में आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का आपको कोई भी कुछ भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपके क्वेश्चन को आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।